स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के सभी छात्रों को वर्ष 2020-21 में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये बड़ा एक संकट का समय है कि कोरोना महामारी के कारण हम लोगों की रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और आज आपकी पढ़ाई व्हाट्सएप पर वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हो रही है। थोड़ा सा हमें सतर्क भी रहना है, अपने आप को सुरक्षित भी रहना है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार कहना है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार बीच में धोते रहें, घर से बाहर जब भी निकलें चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें तो कम से कम 6 फीट की दूरी रखें। अगर हम इन एहतियातों को पालन करते हैं तो निश्चित रूप से महामारी से बचाव कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई इलाज संभव नहीं हो सका है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय नागरिक शास्त्र है और नागरिक शास्त्र में प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर, जिस पर मैंने आपको पिछले 4-5 दिनों से कुछ नोट्स उपलब्ध कराए हैं। मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से इस पर कुछ चीज़ें संक्षेप में बताई जाएं, जिससे कि आपका मन विषय में लग सके। प्यारे बच्चों, शीत युद्ध का दौर ये अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्तियों के बीच प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु शक्ति की खोज कर ली, परमाणु बम बना लिया और गुपचुप तरीके से ब्रिटेन भी इस शक्ति को हासिल कर लिया, तो सोवियत संघ को इसका बड़ा एहसास हुआ और उसने अमेरिका को चुनौती देना शुरू किया। यानी शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसा युद्ध है जो न तो कभी ज़मीनी मैदानों पर लड़ा गया और ये वास्तविक युद्ध ना होकर के युद्ध की समस्त परिस्थितियां हैं। ये युद्ध मैदानों पर नहीं बल्कि मस्तिष्क में लड़ा जाता है। ट्राटस्की ने शीत युद्ध के बारे में कहा है कि न युद्ध है न शांति है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें वास्तविक युद्ध न होते हुए युद्ध के पूर्व की समस्त परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। इसमें दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ जो एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, राजनीतिक कूटनीति करते हैं, गरीब देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, उनको अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं, कमज़ोर देशों की सरकारें गिराते हैं, गुप्तचरी करते हैं। यानी किसी न किसी प्रकार से दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध के जब कारणों पर विचार हम करते हैं तो इसमें 2-3 कारण समझ में आते हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे के विरुद्ध पूर्ण रूप से सहयोग न करना। अमेरिका ने सोवियत संघ पर दबाव बनाया कि जर्मनी को वो कमज़ोर करने के लिए दूसरा मोर्चा खोल दे। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने गुपचुप तरीके से परमाणु बम का आविष्कार कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने बर्लिन की घेरेबंदी की, जिसको अमेरिका स्वीकार नहीं कर सका। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ जो दोनों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर थी उसका अमेरिका ने दुरुपयोग किया और पश्चिमी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए उसने वीटो को दुरुपयोग किया। सैनिक हथियारों की होड़ शुरू हो गई।
अब हम विचार करते हैं शीत युद्ध के परिणामों पर। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए 1949 में नाटो संगठन का गठन किया। नाटो NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पश्चिमी यूरोप के लगभग 12 देश थे और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है, अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो उसे समस्त देशों पर हमला समझा जाएगा। और इसका मुख्य नेतृत्व अमेरिका ही कर रहा था। जब अमेरिका ने नाटो संगठन का गठन किया तो सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट 1955 में गठित किया। इसमें पूर्वी यूरोप के देश रोमानिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया जैसे देश सम्मिलित थे। वार्सा पैक्ट का भी उद्देश्य ये था कि अमेरिका को नाटो संगठन को पूर्वी यूरोप में विस्तार करने से रोकना। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया में सीटों का गठन किया। पश्चिम एशिया में साम्यवाद के प्रसार के लिए सेंटो का गठन किया। सीटो सेंटो ये भी एक दो सैनिक जो है गठबंधन है। इसके अतिरिक्त जो इसका मुख्य परिणाम हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ पर पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में युद्धों को होने से रोकना था, वो दो महाशक्तियों के बीच संघर्ष की भूमि बन गई। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत से कामों में निरर्थक साबित हुई। तीसरा जो परिणाम हुआ, पूरे दुनिया भर में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। महाशक्तियों ने अपने सैनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनको गरीब देशों को हथियार बेचना शुरू किया। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने यूरोप के देशों को अपने प्रभाव में लेने के लिए मार्शल योजना प्रारंभ की। मार्शल योजना के तहत जिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन देशों में विखंडन शुरू हो गया था, नुकसान हुआ था, उनको मार्शल योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और वो उसके मदद से अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकते थे। आइजनहावर सिद्धांत आया। आइजनहावर सिद्धांत पश्चिम एशिया के लिए थे कि पश्चिम एशिया में अगर पश्चिमवादी देश का प्रसार होता है तो उसको रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरी सैनिक शक्ति प्राप्त रहेगी। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ वो था एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत। दुनिया के कुछ देश ऐसे भी थे कि जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी प्राप्त हुई थी। वो देश नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका या सोवियत संघ जैसी महाशक्ति में सम्मिलित होकर के अपनी आज़ादी को गंवा दें। इन देशों ने निर्णय किया कि हम न तो अमेरिका न ही सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित होंगे और इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ अब हम विचार करते हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है? जब पूरा विश्व, पूरी दुनिया दो महाशक्तियों में बंट जाता है, जब पूरा विश्व दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द बंट जाता है, इसमें दो महाशक्तियाँ, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका के चारों ओर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान जैसे देश चक्कर लगा रहे थे। तो दूसरी तरफ सोवियत संघ, जिसके साथ साम्यवादी देश थे, जैसे वियतनाम, चीन, रोमानिया, ऑस्ट्रिया आदि देश। दोनों व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा भेद था। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और वो पूरे विश्व में पूंजीवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था।
लोकतंत्र का बढ़ावा दे रहा था। जबकि सोवियत संघ एक साम्यवादी देश है और वो चाहता था कि पूरे विश्व में समाजवाद, साम्यवाद का प्रचार प्रसार। वो एक तानाशाही व्यवस्था थी। बहुत दुनिया इन दोनों गुटों के इर्द गिर्द बट गई और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में एक द्विध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। किंतु 1991 में 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो विश्व में मात्र एक महाशक्ति बची, अमेरिका, और इस प्रकार द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हुआ और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रारंभ हुई। इस अध्याय में कुछ छोटी छोटी बातें भी आपको जानना पड़ेंगी, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? 1962 में क्यूबा, जो कि एक लैटिन अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पर फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति थे और वो वहाँ साम्यवादी शासन स्थापित था। अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि क्यूबा में साम्यवादी शासन चलता रहे। क्यूबा के राष्ट्रपति को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका उस पर आक्रमण करके उसका तख्ता पलट कर दे। अतः उसने सोवियत संघ के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव से मांग की कि उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने क्यूबा में तैनाती के लिए परमाणु मिसाइलों को भेज दिया। जैसे ही परमाणु मिसाइलें क्यूबा की समुद्र तट तक पहुंचती, उसके पहले ही अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े को भेज करके उन मिसाइलों को वहीं पर बीच समुद्र में रोक दिया। इससे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच सीधा टकराव उत्पन्न हो गया और लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और सोवियत संघ, जो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इनके बीच सीधा युद्ध प्रारंभ हो जाए। और अगर ये सीधा युद्ध हुआ तो ये तीसरा विश्व युद्ध कहलाएगा और इसमें पूरा विश्व समाप्त हो सकता है। बहुत से देशों ने प्रयास किया कि इस युद्ध को किसी प्रकार से रोका रहे। बाद में प्रयास हुआ और अमेरिका विश्व की अनेक महाशक्तियों के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्ता हुई और सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलों को वापस बुलाया। अमेरिका ने भी तुर्की और पश्चिमी मध्य एशिया के देशों से अपनी जो परमाणु मिसाइलें तैनात थी उनको वापस कर लिया। अर्थात अर्थात क्यूबा संकट ये शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, और यही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से दोनों महाशक्तियों के बीच वार्ता प्रारंभ हुई और धीरे धीरे करके ये शीत युद्ध में कमी आना शुरू हुई, जिसे हम तनाव शैथिल्य भी कहते हैं। शीत युद्ध में कमी, तनाव शैथिल्य एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उस पर विस्तार से विचार करेंगे। एक घटना और आती है शीत युद्ध के दौरान, U2 कांड। U2 कांड क्या है? अमेरिका का एक जासूसी विमान U2, जो कि उसके द्वारा सोवियत संघ के ऊपर भेजा गया था जासूसी के लिए। सोवियत संघ को जब जानकारी हुई कि अमेरिका U2 विमान के द्वारा उसकी जासूसी कर रहा है तो उसने उसे मार गिराया। बाद में इसकी बड़ी आलोचना हुई, अमेरिका की बहुत आलोचना हुई कि अमेरिका विमानों के माध्यम से सोवियत संघ की जासूसी करता है, जिसको लेकर के अमेरिका को शर्मिंदा भी होना पड़ा। लेकिन अमेरिका ने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। अभी जब हम लोग शीत युद्ध की बात कर रहे थे तो इसमें एक शब्द आया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1960 के दशक में, उसी 60 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, इन सब ने मिलकर के विचार किया
कि हम अमेरिका और सोवियत संघ से एक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर हम इनमें से किसी एक देश के नज़दीक जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। और इन तीनों के प्रयासों से भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र, इनके नेताओं के प्रयासों से नेहरू, नासिर, टीटो, जो त्रिमूर्ति कहलाती है, भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर, इन तीनों के प्रयासों से अफ्रो एशियाई देशों का एक सम्मेलन हुआ। 1961 में बेल्जियम में एक सम्मेलन हुआ और जिसमें यह तय किया गया कि जो 9 स्वतंत्र अफ्रो एशियाई देश हैं, जो नहीं चाहते हैं कि वो किसी महाशक्ति से साथ जुड़ करके अपनी आज़ादी को गवा दें, वो नव साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, नवोपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, ऐसे लोग गुट निरपेक्ष रह करके अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख सकते हैं। और तभी से इसका नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। प्यारे बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन अमेरिका और सोवियत संघ की तरह कोई तीसरा गुट नहीं है। ये गुटों से अलग रहने का एक तरीका है। इन देशों ने तय किया कि ना तो मैं अमेरिकी गुट में सम्मिलित होऊंगा, ना मैं सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित रहूँगा। जॉर्ज लिस्का ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की बहुत अच्छी परिभाषा की है। उसका कहना है कि 2 शब्द होते हैं, तटस्थता और गुट निरपेक्षता। तटस्थता, जब हमें सही और गलत का पता हो, जब हमें सही और गलत का पता हो और सही और गलत को जानते हुए भी हम न सही का साथ दें न गलत का विरोध करें, इसको कहते हैं तटस्थता। जैसे कि दुनिया में एक देश है स्विट्जरलैंड, वो तटस्थ देश है, न्यूट्रल देश है। दूसरा शब्द है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता कहती है कि जब हमें सही और गलत का पता है तो हम सही का साथ दें और गलत का विरोध करें, यही है गुट निरपेक्षता। तो भारत सहित जितने भी गुट निरपेक्ष देश हैं, इनकी नीति न्याय का साथ देना, सही का साथ देना और गलत का विरोध करना है। ये देश स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को आज भी बढ़ाए हुए हैं। आज एक प्रश्न उठता है कि क्या शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, द्विध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात, जब विश्व एक ध्रुवीय हो चुका है, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा है, शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, तो क्या आज गुट निरपेक्ष आंदोलन को रहना चाहिए? इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो ये बात सही है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय शीत युद्ध से बचने के लिए, सैनिक गुटों से बचने के लिए, उपनिवेशवाद से दूर रहने के लिए, उप साम्राज्यवाद से दूर रहने के लिए, रंगभेद और नस्लभेद का विरोध करने के लिए हुआ था। आज दुनिया में रंगभेद समाप्त हो रहा है, आज नस्लभेद का विरोध जबरदस्त है, आज दुनिया में शीत युद्ध नहीं है, द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो चुका है। आज दुनिया में अनेक गुट्स, बहुध्रुवीय व्यवस्था उभर के सामने आई है। तो क्यों नहीं हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर दें? इसमें 2 तरह के मत हैं। पश्चिमी विचारकों का कहना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपना महत्व खो चुका है। आज शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के अंत के दौर में, सोवियत संघ के पतन के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन पूर्वी विचारकों का मत है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने उत्पत्ति के समय, उदय के समय जितना महत्वपूर्ण था, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज है। क्यों? क्योंकि आज भले ही दुनिया में शीत युद्ध नहीं है, आज शस्त्रों की होड़ नहीं है, लेकिन विश्व में परिवर्तन दूसरे रूप से हुआ है। आज आतंकवाद का साया दुनिया पर मंडरा रहा है। आज आतंकवाद से बचने के लिए जो दूसरी तरफ जो नव उपनिवेशवादी देश हैं, नव साम्राज्यवादी देश हैं, चीन नव साम्राज्यवादी देश के रूप में उभर के सामने आ रहा है। कोरोना जैसी वायरस को छोड़ करके पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम ऐसे जो नौ अफ्रो एशियाई देश हैं, इनको एकजुट होकर के इस शक्ति का मुकाबला करना पड़ेगा।
और इन्हीं के प्रयासों से 1972 में संयुक्त राष्ट्र में अंकटाड की स्थापना हुई। अंकटाड क्या है? 1972 में जो अल्पविकसित देश थे, अल्पविकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र में एक विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसी का नाम अंकटाड है। और इसमें तय किया गया था कि जो अल्पविकसित देशों के विकास की जिम्मेदारी बड़े विकसित देशों की है। प्यारे बच्चों, हमको ये समझना है कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन आज पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो रिसेंट में सम्मेलन हुए इसके, उसमें 118 देश गुणनिरपेक्ष आंदोलन में हैं। जब पहला सम्मेलन हुआ तो 25 देश थे, आज 118 देश हैं। ये इसके महत्व प्रासंगिकता बताता है। आज अमेरिका, रूस, चीन गुणनिरपेक्ष आंदोलन के पर्यवेक्षक देश के रूप में बुलाए जाते हैं। गुणनिरपेक्ष देशों ने बहुत से मामलों में सक्रिय भूमिका अपनी अदा की है, गरीब देशों को मदद दी है, आतंकवाद के सब खत्म करने के लिए प्रयास किए हैं। तो आज भी गुणनिरपेक्ष आंदोलन पूरी तरह प्रासंगिक है। अब आपकी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। ध्यान रखें, विश्व में जो पूरी कोरोना महामारी फैली हुई है, उससे हमें अपने बचाव रखना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। ध्यान रखें।